अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, कॉमन मेंटल प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि एडीएचडी होता क्या है, इसकी क्या क्या सिम्टम्स होती हैं, इसके टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। इसके अलावा एडीएचडी चाइल्ड को आप लोग काम डाउन कैसे कर सकते हो और होम्योपैथिक मैनेजमेंट पे बात करेंगे। अभी देख लेते हैं कि एडीएचडी क्या होता है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत कॉमन जो है वो मेंटल डिसऑर्डर है बच्चों का, जो कि तकरीबन 5 to 8% ऑफ बच्चों को इफेक्ट करता है और उनमें भी मोस्टली बॉयज़ को। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, अब देखिए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वो होते हैं जो तब लाहक हो जाते हैं जब ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, जब ब्रेन डेवलपमेंट की क्रिटिकल स्टेजेस से गुजर रहा होता है। तो ऑब्वियसली कौन कौन सी वो स्टेजेस होती हैं जब ब्रेन डेवलपमेंट से गुजर रहा होता है, तो एक तो प्रेगनेंसी, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे का दिमाग बन रहा होता है, और अगर उस टाइम पे फीमेल जो है वो स्मोकिंग करती है या अल्कोहल का यूज़ करती है या लेड एक्सपोजर का शिकार हो जाती है, जो कि एक बहुत ही कह लें कि डेंजरस किस्म का टॉक्सिन होता है, जो ये एबिलिटी रखता है कि बच्चे के दिमाग की ग्रोथ को वो रिटार्ड करवा देगा, रोक देगा। अगर ऐसा हो जाए तो भी बच्चे के अंदर एडीएचडी होगा, या फिर जब बच्चा पैदा होता है अर्ली डेज उसकी लाइफ के जो होते हैं ना तकरीबन 1000 डेज, जो कि 2 साल की उम्र बनती है, 2 साल तक बच्चे के जो कह लें कि न्यूरल कनेक्शन होते हैं ना वो रैपिडली डेवलप हो रहे होते हैं। तो अगर उस टाइम पे बच्चा सेकेंडरी स्मोकिंग का शिकार हो जाए, यानी बच्चे के पास बैठ के कोई स्मोकिंग कर रहा है, धुआं बच्चे के अंदर जाएगा, ऑब्वियसली जाके उसके ब्रेन की डेवलपमेंट को रोकेगा। जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 साल तक बच्चे का जो दिमाग के न्यूरल कनेक्शन होते हैं ना वो बन रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बच्चा अर्ली लाइफ में लेड टॉक्सिन का एक्सपोजर बच्चे को हो जाए तो भी बच्चा जो है वो एडीएचडी का शिकार हो जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इन अटेंशन आ जाती है बच्चे के अंदर, हाइपर एक्टिविटी आ जाती है एंड इम्पल्सिविटी आ जाती है। इन अटेंशन का मतलब ये होता है कि बच्चा कोई भी काम करने में अपने फोकस को मेंटेन नहीं रख पाता किसी भी काम, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए तवज्जो चाहिए। लेकिन एडीएचडी में बच्चे के अंदर जो है वो इन अटेंशन आ जाती है, बच्चा काम कोई भी फोकस के साथ कर ही नहीं पाता। बच्चा जो है वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इजीली डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि अगर वो काम कर रहा है ना, तो कमरे में अगर घड़ी लगी हुई है, क्लॉक लगी हुई है, तो उसकी जो टिकिंग साउंड है ना बच्चा उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके अलावा साथ वाले कमरे में बैठ के अगर दो लोग बातें कर रहे हैं ना, बच्चा उनकी आवाज़ से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मोबाइल में नोटिफिकेशन की आवाज़ है आई, बच्चा उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह बच्चे के कमरे में एक टेबल है जो कि थोड़ा सा मैसी हुआ है, तो उस मैसी टेबल को देखकर बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के ऊपर नोटिफिकेशन को देख के बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कह लें कि विजुअल डिस्ट्रैक्शन का शिकार भी हो जाता है बच्चा इजीली, कोई आवाज़ उसके कानों में जा रही है उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है वो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन भी बच्चे के अंदर पाई जाती हैं, कि बच्चे के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं, तो वो थॉट्स भी उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन की वजह बनते हैं। बच्चा अगर किसी भी एक्साइटमेंट में है या फिर अगर बच्चा स्ट्रेस का शिकार है तो भी बच्चा फ़ौरन से जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोई भी रेपिटेटिव थॉट है बच्चे को आ रहा है दिमाग में मुसलसल, तो उस रेपिटेटिव थॉट की वजह से भी जो है वो बच्चे की अटेंशन हाईजैक हो जाएगी और बच्चा अपनी फोकस को मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। तो भी इसमें होगा क्या कि बच्चा क्या करेगा कि जो उसका मेन इंपॉर्टेंट लंबा काम करने वाला है ना, तो उसमें उससे तवज्जो को हटा के ना दूसरे अनइम्पॉर्टेंट वर्क की तरफ कर लेगा। बिल्कुल गैर ज़रूरी और गैर अहम काम है, बच्चा ना जान के अपना ध्यान उनकी तरफ कर लेता है ताकि वो अपने इंपॉर्टेंट वाले लंबे काम से बच सके। बच्चा इस तरह की हरकतें करने लग जाता है क्योंकि क्लोज अटेंशन वो नहीं दे पाता अपने काम को, तो इसलिए उसकी जो नोटबुक होगी उसके ऊपर उसके टीचर जो मिस्टेक्स निकालेंगे ना वो बहुत केयरलेस मिस्टेक्स होंगी, यानी कि ऐसी मिस्टेक्स होंगी जो तवज्जो की कमी की वजह से हैं, बट बिल्कुल कोई नॉर्मल बच्चा उस तरह की मिस्टेक्स नहीं करता, स्कूल वर्क के अंदर करेगा। इसके अलावा जो है वो अपने काम को कंप्लीट करने में, मैंने बताया आपको, बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। क्यों होती है? इसी इनर टेंशन की वजह से। बच्चा जो है वो बेशक कमरे में कोई नहीं है, आप बच्चे से बात कर रहे हो, ऐसा लगेगा बच्चा सुन ही नहीं रहा। बच्चे को जो है वो इस अब इसकी वजह से क्या होगा, डिसऑर्गेनाइजेशन भी आ जाएगी बच्चे के अंदर। बच्चा अपने टास्क को, अपने कामों को जो है वो क्या कह लें कि मैनेज नहीं कर पाएगा, नहीं मैनेज कर पाएगा, उसको उनको ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी, प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि बच्चे की जो तवज्जो है ना तेज़ी से एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जा रही है। अब बच्चे के अंदर फॉरगेटफुलनेस भी आ जाएगी, बच्चा जो है वो अपना लेसन अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाएगा। आप एक लाइन याद करवाओगे वो पिछली लाइन भूल जाएगा। अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि पेन पेंसिल जो है वो रेज़र इरेज़र, ये चीज़ें वो घुमा के आया हुआ होगा, बुक्स वगैरह घुमा के आया होगा, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में उसने क्या क्या करना है वो उसी चीज़ को भूल जाता है। ऐसे लगता है बच्चा प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं है। ये इनर टेंशन है। अब हाइपर एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, तो हाइपर एक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि हाइपर एक्टिविटी में बच्चा बहुत ज़्यादा बतौनी होगा, बहुत बातें करेगा,
1 मिनट के लिए बच्चा चुप नहीं करता, मुसलसल बच्चा बोलता रहता है। इसी तरह बच्चा एक जगह पे अगर आप उसको बिठा देंगे, बच्चा उसके उस जगह पे लॉन्ग टाइम के लिए बैठ ही नहीं सकता, फ़ौरन वहाँ से उठ के इधर-उधर भागने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा, अपनी चीज़ हाथ-पाँव वो हिलाने लग जाएगा, कुछ इस तरह करने लग जाएगा, यानी कि नचिल्ला कह लें कि वो नहीं बैठ पाएगा। उसके अलावा जो है वो फिजेटिंग। अब फिजेटिंग मैं आपको आगे सिम्पटम्स में भी बताऊँगी। फिजेटिंग मतलब कि अगर हाथ में उसने पेंसिल वगैरह पकड़ी हुई है, पेन वगैरह पकड़ा हुआ है, बच्चा उसको उसके साथ खेलता रहेगा। अगर आप उससे वो ले लोगे, बच्चा अपनी उँगलियों से ही खेलता रहेगा। यानी कि बस हाइपर एक्टिविटी है ना बच्चे के अंदर किसी तरह, तो ये सारी उसकी बॉडी एक्टिविटीज़ से झलक रही होती है हाइपर एक्टिविटी। इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है वो, अगर कोई लाइन लगी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार ही नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर जो है वो कह लें कि बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है, बेसब्रा है, वो अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर पाता। अगर दूसरे बात कर रहे हैं तो वो दूसरों को इंटरप्ट करने पे मजबूर हो जाता है, उनकी पूरी बात भी नहीं सुनता। यही वजह है कि बच्चा जो ऑब्वियसली फिर ये होगा कि उसको एकेडमिक चैलेंजेस का सामना रहेगा, वो सोशल डिफ़िकल्टीज़ का शिकार रहेगा, क्योंकि वो दोस्त वगैरह नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके साथ वो उनको लेके नहीं चलेगा, उनकी बात पूरी होने से पहले ही दरमियान में अपनी शुरू कर देगा, इंटरप्ट करेगा। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रगल्स से भी बच्चा जो है वो उसे गुजरना पड़ता है। तो ये थी एडीएचडी का एक ओवरव्यू। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लाइन लिखी कि लास्ट इनटू द अडल्टहुड। अब देखें, एडीएचडी ऐसी कंडीशन होती है जिसको जो है वो टेक्निक्स की मदद से या मेडिकेशन की मदद से ना मैनेज किया जाता है इसकी सिम्टम्स को। अब अडल्टहुड में लास्ट होने का मतलब ये होता है कि जब बच्चा बालिग हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो उसमें ये जो 2 सिम्पटम्स होती हैं ना, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, ये सबसाइड हो जाती हैं और इसकी जगह बच्चे के अंदर जो है वो रेस्टलेसनेस आ जाती है, बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी आ जाती है। इनअटेंटिव सिम्टम्स तो बच्चे के अंदर वैसे ही रहती हैं, प्लस अडल्टहुड लाइफ का जो एक लाइफ के कामों का जो एक बर्डन था वो उसके ऊपर पड़ जाता है। तो कह लेंगे बस ये चीज़ हो जाती है। वैसे लाइफ टाइम चलने वाली कंडीशन होती है, बट मेडिकेशन से इसे मैनेज किया जा सकता है, इसकी रोज़मर्रा की सिम्टम्स को। अब ये तो इसका ओवरव्यू था। अब देख लेते हैं। अब देखें, 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ब्रेन के मेजर पोर्शंस यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड बेसल गैंग्लिया को स्टिम्युलेट करते हैं, जिसकी वजह से फिर ये दोनों पोर्शन ऑफ ब्रेन बड़े एफिशिएंटली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन एडीएचडी वाले बच्चों में डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन में डिसरेगुलेशन पैदा हो जाती है, या डिसरेगुलेशन होती है। कैसे होती है वो आपको बताऊंगी। अब इनमें डिसरेगुलेशन है तो ऑब्वियसली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड बेसल गैंग्लिया अपने फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और वही इनका अपने कामों को एफिशिएंटली परफॉर्म ना कर पाना ही एडीएचडी बच्चों में हमें सिम्टम्स के तौर पे देखने को मिलता है। तो अलग अलग हम लोग इनके फंक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, क्योंकि इसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो हमारी फ्रंटल लोब का मेजर पार्ट है, ब्रेन की फ्रंटल लोब का मेजर पार्ट, जो कि कमांड सेंटर भी होता है ब्रेन का। अटेंशन एंड फोकस, किसी भी काम में फोकस और अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है, जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से ही दे पाते हैं। डिसीजन मेकिंग, ज़िंदगी में कोई भी फैसला करना है, अच्छा है बुरा है, उसके क्या पोटेंशियल आउटकम्स हैं, वो हमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही इस काबिल बनाता है। सोशल बिहेवियर, आसपास के लोगों से हमारा रवैया कैसा है, वो भी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही हमें इस काबिल बनाता है। वर्किंग मेमोरी, फॉर एग्जांपल कोई भी काम करना तो उस हवाले से, काम के हवाले से हमें जितनी भी टेम्पोरेरी इंफॉर्मेशन आएगी उसको याद रखना, उसको प्रोसेस करना, सोचना समझना, फ़ैसला करना, या उसको काम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मदद से कर पाते हैं। इस तरह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वर्किंग मेमोरी के ज़रिए हमारी हेल्प करते हैं। इम्पल्स कंट्रोल, इम्पल्स कंट्रोल का मतलब ये होता है कि खुद को जो है वो काबू में रखना, जज्बात को कंट्रोल में रखना, ख्वाहिशात पर काबू रखना। ये रिस्क असेसमेंट, मतलब कोई भी ख़तरा वगैरह है, कुछ हो सकता है फ्यूचर में, ये इन चीज़ों रिस्क का अंदाज़ा लगाने में मदद करता है। इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना, जैसे कि आपको बताया। तो इमोशंस हमारे अंदर, जो हमारे जो इमोशंस हैं उनके बैलेंस को भी जो है वो जो मेंटेन होके रहता है, बैलेंस यानी कि खुशी गमी, ये सारे जितने भी इमोशंस हैं इनके जो बैलेंस मेंटेन है ना, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही करता है। फिर आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया में। तो ये जो बेसल गैंग्लिया होता है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस में है कि ये जो है वो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जो बेसल गैंग्लिया है ना, ये स्पेसिफिक कह लेंगे न्यूक्लियाई का मजमुआ है। एंड जो है वो ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स को किस तरह से कंट्रोल करता है, ये हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवेज, दो रास्तों को ये यूज़ करता है। डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे, इन दोनों पाथवेज को कह लें कि कमांड कर रहा होता है डोपामीन। और मैंने आपको बताया कि एडीएचडी में डोपामीन डिसरेगुलेट है, तो ऑब्वियसली फिर वॉलेंट्री मूवमेंट्स के जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे हैं वो क्या हो जाएंगे,
वो उनके अंदर बैलेंस नहीं मेंटेन रह पाएगा या फिर वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बेसल गैंग्लिया नहीं कर पाएगा ना फंक्शन अपना। अब ये जो डायरेक्ट पाथवे होते हैं ना, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं अपना हाथ हिलाऊं, तो ये जो बेसल गैंग्लिया है ना, डायरेक्ट पाथवे के जरिए आपके हाथ के मसल्स को मूव करवा देगा, आप अपने हाथ को मूव कर लोगे। लेकिन साथ ही साथ ये जो बेसल गैंग्लिया है, इनडायरेक्ट पाथवे के जरिए आपके बॉडी के बाकी मसल्स को चुप करवा देगा, कहेगा भाई अभी आपके हिलने का टाइम नहीं आया। यही वजह कि आप जस्ट अपने हाथ को ही हिला पाओगे, बाकी बॉडी के मसल्स को नहीं हिलाओगे। और इसको वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे को कंट्रोल कौन कर रहा है? डोपामिन। रिवॉर्ड एंड एडिक्शन। रिवॉर्ड एंड एडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो बेसल गैंग्लिया होता है ना, ये कह लें कि दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को कंट्रोल कर रहा होता है। किस तरह से कि फॉर एग्जांपल कोई भी खुशी या लज्जत जब हम लोग फील करते हैं या कोई भी खुशगवार काम करते हैं तो डोपामिन रिलीज़ होता है, जो कि बेसल गैंग्लिया में इस एहसास को, जो वो काम करके हमें मिला है, रिवॉर्ड के तौर पे स्टोर कर लेता है। और फिर बार बार जब डोपामिन रिलीज़ होता है ना, तो उससे एडिक्शन बन जाती है, क्योंकि ब्रेन जो है वो बार बार वही वाली खुशी जो है ना चाहता है। अब एडीएचडी में क्या होता है कि दिमाग के जो बेसल गैंग्लिया में ना डोपामिन तो कम है, मैंने आपको बताया, इसलिए आम खुशी जो है ना इन एडीएचडी वाले बच्चों को बहुत कम लगती है। और वो जो है ना, कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ी और फौरी खुशी की तलाश में रहते हैं। तो यही वजह है कि ये जो एडीएचडी वाले बच्चे होते हैं, लाइफ में कभी आगे जाके ये नशावर अद्वियात वगैरह की तरफ भी लग सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, जैसे कि आपको बताया कि फ़ैसला करने में भी ये बेसल गैंग्लिया हमारी मदद कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट यही कि डोपामिन एंड नॉर एपिनेफ्रीन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड बेसल गैंग्लिया के फंक्शन को स्टिम्युलेट करते हैं। लेकिन एडीएचडी में डोपामिन एंड नॉर एपिनेफ्रीन की डिसरेगुलेशन है, जिसकी वजह से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बेसल गैंग्लिया में कह लें कि लो एक्टिविटी देखने में आती है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे, जिनको कि हम एडीएचडी वाले बच्चों में सिम्टम्स के तौर पे देखते हैं।